गुड मॉर्निंग यू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर यशवंत कुमार फ्रॉम जिला स्कूल गया। आज हम लोग वर्चुअल क्लासेस में बायोलॉजी का एक चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्लांट में ग्रोथ होती है। एक सीड से डेवलपमेंट होकर रेड किल प्लीम्यूल आगे डेवलप करता है और डेवलप करके एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इसमें कुछ फैक्टर्स हम लोगों ने देखा था, जिसमें देखा था कि एक हार्मोनल फैक्टर्स है और उसी हार्मोनल फैक्टर को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्जिन। आज इसी ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स के दूसरे हार्मोन्स की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक आता है जिबरेलिन्स। ये जिबरेलिन्स किस प्रकार से प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग इसको देखेंगे इस चैप्टर में आज। तो जिबरेलिन्स खास करके एक नॉन नाइट्रोजिनस हार्मोन्स है और ये ऑलरेडी प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग कुछ इसके डिस्क्रिप्शन में देखें, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें जिबरेलिन्स का। जिबरेलिन्स इसकी डिस्कवरर है इसके कुरोसावा, एक जापानी साइंटिस्ट है कुरोसावा। इन्होंने डिस्कवर किया था जिबरेलिन्स का। और डिस्कवर्ड किससे किया? तो डिस्कवर्ड फ्रॉम फंजाई नेम्ड एज जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई इज द नेम ऑफ फंजाई। इस जिब्रेला फ्यूजिकुरोई से ही इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। वैसे मैंने अभी बताया भी कि इट इज नॉन नाइट्रोजिनस हार्मोन। इट इज नॉन नाइट्रोजिनस हार्मोन। ये एक नॉन नाइट्रोजिनस हार्मोन्स हैं। इस जिबरेलिन्स में हम लोग देखते हैं कि इसके आइसोलेशन सबसे पहले आइसोलेटेड बाय याबूता, दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एंड हयाशी। उन्होंने इसका आइसोलेशन किया सबसे पहले, याबूता एंड हायोसिस। बेसिकली जिबरेलिन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। नियर अबाउट GA, दैट इज जिब्रेलिक एसिड 1, 2 जिब्रेलिक एसिड 120, 1 से 120 टाइप के इसके जिबरेलिन के हैं। आउट ऑफ विच इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखा गया है किसका है? GA3 का, जिब्रेलिक एसिड 3 का। ये जिबरेलिन्स का मेन रोल है, जो कि मुख्य रूप से ये फंक्शनल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसी के कारण देखा जाता है कि प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वो मैक्सिमम ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है। इसके चलते अब बात आती है कि ये जिबरेलिन्स किस प्रकार से पौधे में अपना रोल प्ले करती हैं। तो देखा जाए इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करेंगे हम लोग। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं जिबरेलिन्स की, तो सबसे पहले इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है सेल इनलार्जमेंट। सेल इनलार्जमेंट, जो कि एक सेल के को इनलार्ज करता है। जैसे ही हम लोग इसमें GA यानी जिब्रेलिक एसिड जिबरेलिन्स डालते हैं, देखा जाता है कि इसके साइज में इनलार्जमेंट आती है। इस तरह से किसी फ्रूट के आकार को बड़ा करने में, किसी लीफ के आकार को बड़ा करने में ऑलरेडी इसका पॉजिटिव रोल देखा गया है सेल इनलार्जमेंट में। दूसरी चीज़ें आती हैं जो कि मुख्य और इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का माना जाता है,
वो है इंटरनोडल इलोंगेशन। इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन। अब है कि ये इंटरनोड किसको कहते हैं, जिसकी लंबाई बढ़ाने में ये हेल्पफुल है। तो इंटरनोड, ऐसे भी हम लोग स्टेम की बात करते हैं। तो मान लिया जाए कि किसी प्लांट का ये स्टेम है, ये स्टेम है, और इस स्टेम में जो गांठ होती है दैट इज कॉल्ड नोड। इसी नोड से लीव्स ओरिजिनेट होते हैं। विजिट ऑफ द नोड, हियर इज द अनदर नोड, दिस वन इज द नोड, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। तो ये इंटरनोड है। अब देखा गया है कि जिब्रेलिन का जो रोल है वो इसी इंटरनोडल की लंबाई बढ़ाने में, जैसे ही हम लोग इस इंटरनोड में जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिन बाय इंजेक्शन या किसी भी वे से प्रोड्यूस करते हैं, तो देखा जाता है कि इस इंटरनोड की लंबाई ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसका बिल्कुल पॉजिटिव रोल देखा जाता है शुगर केन में। शुगर केन में देखने को मिलता है, जिसमें देखा जाता है कि उस पौधे की लंबाई बढ़ा देते हैं, इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाती है और जो हमारा प्रोडक्शन यील्ड है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो ये इंटरनोडल इलोंगेशन में रोल देखा गया है जिब्रेलिक एसिड का। तो ये इंपॉर्टेंट रोल्स आती हैं। तीसरी चीज़ें आती हैं इसमें, सीड जर्मिनेशन तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में देखा जाए तो तीसरा इसका फंक्शंस आता है वो है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन खास करके देखा जाता है लेगुमिनस प्लांट में। कुछ ऐसे सीड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा पी प्लांट में या ग्राम में, कि बहुत सारे सीड जो हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। उस जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो देखा जाता है कि डॉर्मिन नामक जो केमिकल सब्सटेंस है ये एक्टिव होता है, और इसी डॉर्मिन की वजह से देखा जाता है कि सीड ऑलरेडी सर्वाइवल है, ये लिविंग भी है, वाइटल है, फिर भी इसमें जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जर्मिनेशन नहीं पॉसिबल होने का कारण ये बन जाता है डॉर्मिन। हमारा जिब्रेलिन क्या करता है कि इसी डॉर्मिन को ब्रेक करता है, इसी डॉर्मिन को ब्रेक करता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और देखा जाता है कि सीड जर्मिनेशन पॉसिबल है। किसकी वजह से? जिब्रेलिन की वजह से। तो जिब्रेलिन क्या करता है? पॉजिटिव रोल प्ले करता है सीड जर्मिनेशन में। अब है कि ये डॉर्मेंट क्या है? डॉर्मिनेशन जो हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट स्टेज ये है क्या? तो डॉर्मेंट स्टेज ऑलरेडी हम लोग इसको कहते हैं एक सुसुप्त अवस्था, इनएक्टिव फेज, इनएक्टिव स्टेज में मौजूद रहता है सीड। तो इस इनएक्टिव स्टेज को एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए देखा गया है कि जिब्रेलिक एसिड का रोल उपयुक्त माना गया है। तो ये है सीड जर्मिनेशन। इसके बाद आती हैं फ्लावर सेटिंग। फ्लावर सेटिंग ऐसा देखा जाता है कि प्लांट में फ्लावरिंग होती है या झड़ जाती है या फ्लावरिंग नहीं होती है, तो उस स्थिति में जिब्रेलिन का रोल देखा गया है। एक्चुअली फ्लावरिंग के लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरीजेन। हार्मोन का नाम है फ्लोरीजेन। इसी फ्लोरीजेन हार्मोन की स्कार्सिटी की वजह से देखा जाता है कि फ्लावरिंग नहीं हो पाता है या फ्लावर सेटिंग नहीं हो पाती है। तो एक्चुअली उस समय हमारा ये जो जिब्रेलिन है ये क्या करता है? एक प्रिकर्सर का काम करता है।
इस फ्लोरिजेन को एक्टिवेट करता है। फ्लोरिजेन हार्मोन को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है, एक प्रिकर्सर का काम करता है जिब्रेलिक एसिड, और देखा जाता है कि फ्लावर सेटिंग पॉसिबल होती हैं। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि जिब्रेलिक एसिड ऑलरेडी इस फ्लावर सेटिंग में पॉजिटिव रोल प्ले करता है, कहीं कहीं पे तो ये एक्टिवेट करता है, प्रिकर्सर का काम करता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जिब्रेलिक एसिड ही है जो कि फ्लावर सेटिंग के लिए उपयुक्त माना गया है। तो ये है फ्लावर सेटिंग। नेक्स्ट, फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग, फ्रूट सेटिंग में भी जिब्रेलिन का रोल पॉजिटिव देखा गया है। फ्रूट सेटिंग, इसका बिल्कुल पॉजिटिव रोल मैंगो में देखा गया है। देखा जाता है मैंगो में कि मंजर आते हैं, फ्लावरिंग होती हैं, लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्रूट जो है वो झड़ जा रहे हैं। तो उस स्थिति में भी इसका रोल देखा गया है कि जिब्रेलिन्स का छिड़काव करते हैं, तो जिब्रेलिन्स के छिड़काव करने की वजह से उस मंजर में, आम के मंजर जहाँ होते हैं वहाँ पे फ्लावर या फ्रूट्स आ जाते हैं। तो इसको हम लोग फ्रूट सेटिंग में भी पॉजिटिव रोल देखा गया है। फिर है इसके बाद पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, ऑक्सीजन के रोल में भी, कि ये पार्थेनोकार्पी में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अब है पार्थेनोकार्पी क्या था? पार्थेनोकार्पी में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। एक्चुअली फ्रूट दैट मीन्स मैच्योर एंड इनलार्ज ओवरी, ओवरी के मैच्योर और इनलार्ज होने के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ही हम लोग जिब्रेलिन इनिशिएट करते हैं इसमें, ओवरी मैच्योर हो जाती है, इनलार्ज भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, नो फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई दैट मीन्स सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। फ्रूट तो बन गई, फ्रूट फॉर्मेशन हुआ, लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पाया। तो जिब्रेलिन का ये भी रोल देखा गया कि ये फ्रूट का फॉर्मेशन करता है ओवरी के मैच्योर और इनलार्ज करने के बाद, लेकिन वो कैसा फ्रूट बनता है? सीडलेस फ्रूट बन जाती हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, और ये प्रक्रिया ऑलरेडी पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज़ें भी देखा गया है जिब्रेलिन्स के रोल में आते हैं। कुछ और हैं इसके रोल्स, हम लोग देखते हैं इसका यूज आगे भी। या बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। बोल्टिंग यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा था इंटरनोडल का इलॉन्गेशन, इंटरनोड की इलॉन्गेशन, बहुत तेज़ी से इंटरनोड की लंबाई बढ़ गई, ऑलरेडी ये बोल्टिंग के नाम से जानती है। दूसरी चीज़ें आ रही है रोसेटी, जहाँ पे देखा जाता है कि लीफ जो होते हैं ये रोसेटी लाइक होती हैं, गुलाबत होती हैं, या फ्लावर जो है रोसेटी लाइक होती हैं, उसमें भी जिब्रेलिन्स का रोल देखा गया है। तो ये चीज़ें आती हैं। इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड, अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरनोड की लंबाई ये बढ़ा रही है, तो ये ऑलरेडी बोल्टिंग भी इसी का फॉर्म है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ गई ऑलरेडी, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये बोल्टिंग के रूप में जाना जाता है। कुछ चीज़ें हैं ब्रेकिंग ऑफ बड डॉर्मेंसी, ऑलरेडी बड जिसको हम लोग कहते हैं कि ये वेजिटेटिव बर्ड जो हैं ये मॉडिफाई करके फ्लावर बर्ड का फॉर्मेशन करता है, और ऑलरेडी फ्लावर से फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें फॉर्मेशन होती हैं। यहाँ पे हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, ये ऑलरेडी टोमेटो है जो कि सीडलेस बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये सीडलेस इसलिए बनाया गया, सीडलेस बनाने का रीज़न क्या रहा यहाँ पे कि फ्रूट का फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। रिजल्ट क्या हुआ? ओवरी मैच्योर हो गई, इनलार्ज हो गई, फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, फ्रूट की साइज बढ़ गई, लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। नहीं होने का रीज़न क्या रहा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इसके बाद सीड जर्मिनेशन में हम लोगों ने देखा रूट का ग्रोथ पॉसिबल्स हैं, या फिर फ्लावरिंग पॉसिबल हो रही है, फ्रूट सेटिंग हो रही है, ये सब के सब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हम लोगों ने अभी देखा है।
इसके बाद कुछ और हैं इसके यूजेज हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि GA3 जिब्रेलिक एसिड, जिसको हम लोग कॉमन यूज में बोल रहे हैं, कि फास्ट ग्रोथ के लिए पॉसिबल्स होती हैं और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, बड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है। तो ये चीज़ें देखा गया कि इसके रोल्स में, कुछ एग्रीकल्चर में इसके रोल हम लोग देख रहे हैं कि क्या इसका रोल है एग्रीकल्चर में। तो ये देखें, हॉर्टिकल्चर में रोल प्ले कर रहा है सबसे पहले। हॉर्टिकल्चर दैट मीन्स कल्चर ऑफ टिम्बर एल्डिंग प्लांट। तो टिम्बर एल्डिंग प्लांट में भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाने से पौधे में जो टिम्बर के लिए यूज करते हैं हम लोग वुड्स वगैरह, उसकी लंबाई जो है कि बहुत ज़्यादा मिलती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यील्ड में मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ हम लोग देख रहे हैं जिब्रेलिन का पॉजिटिव रोल। ये टॉल प्लांट है जो कि ड्वार्फ प्लांट है एक तरफ, दूसरी तरफ टॉल प्लांट है। जिब्रेलिन जैसे ही यूज किया गया देखा गया कि पौधे की लंबाई बढ़ गई, ये है। दूसरी तरफ यहाँ देखें हम लोग जिब्रेलिन की कमी, नेगेटिव रोल यहाँ दिया गया है, यहाँ पॉजिटिव दिया गया है। देखा जा रहा है ऑलरेडी यहाँ पे रोसेटी लाइक लीफ का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरे केस में हम लोग देख रहे हैं कि फ्रूट का साइज बढ़ते चली जा रही है। यहाँ पर थर्ड केस हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्रैप्स हैं छोटे छोटे हैं, यहाँ आगे बढ़े तो इसकी साइज बढ़ती चली गई। तो ये एग्रीकल्चर के रोल में पॉजिटिव रोल एग्रीकल्चर का कहा जाए कि इस तरह से देखा गया है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं जिब्रेलिन्स का रोल। तो यहाँ पे अगर स्प्रे किया जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल वाटर स्प्रे किया गया, जैसे ही जिब्रेलिन यूज किया गया देखा जा रहा है कि इसकी साइज बढ़ती चली गई। यहाँ भी दूसरे केस में भी देखा गया है कि ये आकार बढ़ा। तीसरे केस में भी देखा गया कि ये जो बंच है ग्रेप्स का, इसका साइज छोटा है। जैसे ही जिब्रेलिन का पॉजिटिव रोल देखा गया तो देखा गया कि इसकी साइज बढ़ गई। तो ये सब हमारा जिब्रेलिन का पॉजिटिव रोल देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर में। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि अगला जो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स है वो है साइटोकाइनिन। आगे का जो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसको काइनेटिन के नाम से भी जाना जाए। काइनेटिन एक्चुअली ये सिंथेटिक फॉर्म है साइटोकाइनिन। इसका डिस्कवरर स्कूग एंड मिलर। स्कूग एंड मिलर discovered from coconut milk. Coconut milk. Already it is a nitrogenous hormone. नाइट्रोजिनस हार्मोन। हम लोगों के पास 3 ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। 3 ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन हम लोगों ने देखा, ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। इसमें जिब्रेलिन ही एक ऐसा है जो नॉन नाइट्रोजिनस नेचर का है। बाकी के ऑक्जिन और साइटोकाइनिन ये दोनों नाइट्रोजिनस हार्मोन हैं। इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि ऑक्जिन और साइटोकाइनिन ये दोनों नाइट्रोजिनस है, जबकि जिब्रेलिन क्या है, नॉन नाइट्रोजिनस हार्मोन्स हैं। तो ये है इसका डिस्कवरर स्कूग एंड मिलर, और ये एक नाइट्रोजिनस हार्मोन है। और साइट इसका देखा गया है, साइट मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और मुख्य रोल इसका देखा गया है सेल डिविजन्स होती हैं, सेल डिवीजन में ये रोल प्ले करता है। ये साइटोकाइनिन भी 2 अलग अलग फॉर्म यानी 2 अलग अलग टाइप्स में आते हैं। एक नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन है और दूसरा जो है वो सिंथेटिक फॉर्म है। नेचुरली ऑकरिंग में हमारा आ रहा है जियाटिन और दूसरा आइसोपेंटाइल एडेनिन। तो ये दोनों नेचुरली फॉर्म्स में आ रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बेंजीन रिंग फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे भी बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इसमें भी नाइट्रोजन है। तो दूसरा ये सिंथेटिक फॉर्म है काइनेटिन और दूसरा बेंजाइल एमिनो प्यूरिन। ये दोनों हार्मोन्स, ये दोनों फॉर्म्स हैं, एक नेचुरल फॉर्म्स है, दूसरा सिंथेटिक फॉर्म है किसका, साइटोकाइनिन्स के। तो ये ऑलरेडी अभी एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है जिसकी फॉर्मेशन ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में
मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। आगे हम लोग देख लें पहले इसको किस तरह से ये हेल्प करती हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ऑलरेडी ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है तो करीब करीब रोल मिलता जुलता आता है ऑक्जिन से और जिबरेलिन से। तो इसमें जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आती है साइटोकाइनिन की वो है सेल डिवीजन। मुख्य इम्पॉर्टेंट रोल है इसका सेल डिवीजन। ये एक सेल है, अब जैसे ही हम लोग इसमें साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, इस तरह से सेल की संख्या बढ़ती जाएगी और प्लांट्स में ग्रोथ पॉसिबल होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल इसका आता है सेल डिवीजन। दूसरी चीज़ें इसमें आ जाती हैं सेल डिवीजन के साथ, देखा जा रहा है कि एपिकल डोमिनेंसी, एपिकल डोमिनेंसी, जाहिर सी बात है कि ये हार्मोन मेरिस्टेमेटिक जोन में ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी प्लांट रूट या शूट के एपेक्स में होंगे, यहाँ पे सेल डिवाइड करेगी, डिवीजन होगी मेरिस्टेमेटिक जोन में और ये पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी। तो एपिकल डोमिनेंसी में भी इसका रोल देखा गया है। तीसरी चीज़ें आती हैं डिले सीनेसेंस। सीनेसेंस को ये क्या करता है, डिले करता है। डिले सीनेसेंस। अब है सीनेसेंस किसको कहते हैं, तो सीनेसेंस हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में भी। यह ऑलरेडी देखा जाता है कि कोई एक फेज जब डिटोरिएशन की ओर जाता है, मैचुरेशन के बाद डिटोरिएशन की ओर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीनेसेंस। और इस सीनेसेंस धीरे धीरे डेथ में कन्वर्ट कर जाती है। तो ये हमारा साइटोकाइनिन का पॉजिटिव रोल देखा गया है कि ये सीनेसेंस को क्या करता है, डिले करता है, कुछ समय के लिए बढ़ा देता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं सीनेसेंस में कि ये डिले करता है सीनेसेंस को। देन ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस, नेक्स्ट रोल हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। तो ये सब भी इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखे गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि हमारे पास जो 3 ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स हैं, ऑक्जिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स का मेन अगर चीफ इम्पॉर्टेंस रोल देखें तो ऑक्जिन का इम्पॉर्टेंट रोल्स आती हैं एपिकल डोमिनेंस, जिबरेलिन का इंटरनोडल इलॉन्गेशन और साइटोकाइनिन की आती है सेल डिवीजन। ये 3 मुख्य इम्पॉर्टेंस रोल हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका भी एग्रीकल्चर में क्या रोल है। एग्रीकल्चर में रोल भी देखें हम लोग इसका। सबसे पहले मेजर फंक्शंस में आते हैं तो दिखा जा रहा है कि ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है और इसका मेन टारगेट यही है सेल को डिवाइड करना और ग्रोथ को प्रमोट कर देना, यही इसका मेन फंक्शंस आता है। फिर इसके बाद है एक्जिलरी बर्ड का फॉर्मेशन करना। एक्जिलरी बर्ड हम लोग ऐसे कहें कि जब भी कोई स्टेम होती है तो उस स्टेम के पास से नया ब्रांच निकलता है। नया ब्रांच निकलने के ठीक पहले की स्थिति जहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होती है उस बर्ड को हम लोग कहते हैं एक्जिलरी बर्ड। वहाँ पर बाद में लीफ का फॉर्मेशन भी हो सकता है, नए ब्रांच भी निकल सकते हैं, तो ये एक्जिलरी बर्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। अब है कि ये रूट और शूट के ग्रोथ को भी बैलेंस करता है, फिर सीड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है और सीनेसेंस को भी डिले करता है। ये अभी भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि कमर्शियल यूजेज इसका क्या है। कमर्शियल यूजेज में है एक्जिलरी बर्ड ग्रोथ इन ऑर्किड, फिर है एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मेशन कटिंग या शेडिंग पार्ट्स में जहाँ पर भी किया जा रहा है वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। मिक्स विथ जिब्रेलिन्स एज ए फ्रूट साइज स्टिमुलेटर,
जिब्रेलिन के मिक्सिंग की वजह से या देखा गया कि फ्रूट का साइज जो है वो ऑलरेडी बड़ा हो जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये एक स्टिमुलेटर का काम कर रहा है जिब्रेलिन। तो इस तरह से ग्रोथ में इसका रोल पॉसिबल है। अब आती है बातें आगे हम लोग कि किस तरह से ये ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों के पास यही 3 मेन हार्मोन्स हैं, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स। एक ऑक्जिन है, दूसरी जिब्रेलिन है और तीसरी साइटोकाइनिन है। तो नेचर अगर हम लोगों ने देखा तो ऑक्जिन और साइटोकाइनिन दोनों नाइट्रोजिनस हार्मोन हैं, जबकि हमारा जिब्रेलिन्स जो है ये ऑलरेडी नॉन नाइट्रोजिनस हार्मोन्स हैं। ये ऑक्जिन एपिकल डोमिनेंस में हेल्प कर रहा था, जिब्रेलिन इंटरनोडल इलॉन्गेशन में हेल्प कर रही है, जबकि साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। बाकी के फंक्शंस कॉमन आ जाते हैं, जैसे पार्थेनोकार्पी में तीनों रोल प्ले कर रहा है, सीड डॉर्मेंसी में तीनों रोल प्ले कर रहा है, रूट इनिशिएशन या शूट इनिशिएशन में तीनों का पॉजिटिव रोल देखा गया है। तो इस तरह से एक चेंजेज आ रही हैं हार्मोनल इफेक्ट की वजह से। अब है कि एक टर्म आती है बायोएसे। बायोएसे है क्या कि बायोलॉजिकल एनालिसिस किया गया, देखा गया कि एक प्लांट में एक ही साथ तीनों हार्मोन को डाल दिया गया, बाय इंजेक्शन तीनों हार्मोन डाल दिया गया। ऑक्जिन भी डाल दी गई, जिब्रेलिन भी डाल दिया गया, साइटोकाइनिन भी डाल दिया गया। तो ये एक सन की टाइप की प्रोसेस को हम लोग मानते हैं इसको, कि जब तीनों हार्मोन को एक तरह डाल दिया गया तो देखा गया कि ट्रेमेंडसली इंक्रीजमेंट आई उस प्लांट में, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ संभव हुआ। तो इस तरह से जब तीनों हार्मोन्स को एक बार डाल दिया गया तो कोई भी प्लांट में देखा जाता है कि एक एबनॉर्मल बिहेवियर आती हैं, ट्रेमेंडस चेंजेज आ जाती हैं, और इसी चेंजेज की वजह से देखा जाता है कि कुछ उसमें नई चीज़ें फॉर्मेशन आती हैं, और वो नई चीज़ें जेनेटिकल चेंजेस को डेविएट करता है, जेनेटिक्स को डेविएट करता है, खास करके डीएनए को भी देखा जाता है कि ये डेविएट करता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो साइटोकाइनिन है ये मुख्य रूप से डीएनए का एक नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन। तो एडेनिन के कंपोजिशन को भी बेयर करता है, तो ये जेनेटिकल चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, एक प्रिकर्सर का काम करता है, इनिशिएटर का काम करता है। तो ये था हमारा ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। अब इसके बाद है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन हम लोगों ने अभी पढ़ा था ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन, अब है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ये मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स हैं, एक है आपका इथिलीन जो कि गैसियस फॉर्म में मौजूद होती हैं, और दूसरा है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसको हम लोग ABA के नाम से जानते हैं, एब्सिसिक एसिड। और ये इथिलीन है, ऐसे लिखे या इस तरह से भी हम लोग डाल सकते हैं। ये भी इथिलीन है, तो ये गैसियस फॉर्म में है, और ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि नाइट्रोजन नहीं है ना, नॉन नाइट्रोजनस नेचर का है। और चूँकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगी हुई है, इसलिए देखा गया है कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी फॉर्म है और गैसियस नेचर में मौजूद होती है। और इसका मेन रोल जो है वो देखा जा रहा है कि ये खास करके फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करती है। ऐसे ये कैलस फॉर्मेशन करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, लेकिन मेन रोल इसका आता है वो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। हम लोग देखें इसका फिगर में फिर से एक बार। ये है इथिलीन, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ना।
तो ये ऑलरेडी एक यूँ कहा जाए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी है, लेकिन गैसियस फॉर्म होने की वजह से ये एक हमारा प्लांट हार्मोन के रूप में एक्ट करता है, जो कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है इथिलीन का निल्वो के द्वारा कि ये गैसियस हार्मोन्स हैं। और ऑलरेडी इसकी फ्रूट राइपनिंग में रिपोर्ट की गई डेनी नाम साइंटिस्ट के द्वारा 1924 में कि ये हेल्प करता है किसमें, फ्रूट राइपनिंग में। तो मुख्य रूप से इसका यही मेन रोल है फ्रूट राइपनिंग, जो कि पॉजिटिव रोल प्ले करता है। अब है कि कुछ कॉमर्शियल यूजेज हैं इसके। इस कॉमर्शियल यूजेज में हम लोग देख रहे हैं कि क्या करता है, ये किस तरह से हेल्प करता है फ्रूट राइपनिंग में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सीड को ये राइपनिंग में इन्वॉल्व करता है। कैसे स्पीडली ये राइपनिंग करता है। ऑलरेडी मैचुरेशन जब हम लोग देखते हैं प्लांट में कि कोई भी प्लांट में जब फ्रूट सेटिंग होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इथिलीन का फॉर्मेशन होता है और वो इथिलीन गैस जो है फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करता है। लेकिन अभी हम लोग आर्टिफिशियल वे में जब हम लोग फ्रूट की राइपनिंग करते हैं तो देखा जाता है कि कार्बाइड पाउडर यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से कार्बाइड पाउडर की जगह पे प्लांट में जो मौजूद हमारा केमिकल्स है वो है इथीन या इथिलीन, जो कि स्पीडली राइपनिंग में हेल्प करता है। वैसे भी जब फ्रूट राइपनिंग हो जाती है, जब फ्रूट राइपन करता है तो देखा जाता है कि ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जब ग्रोथ रुक जाता है, ग्रोथ रुकने का मतलब क्या होगा, मैच्योरिटी जो है वो डेवलप कर गई। मैच्योरिटी जब डेवलप कर जाती है तो धीरे धीरे मैच्योरिटी के बाद क्या होता है कि सीनेसेंस की ओर फेज बढ़ते चला जाता है। और जब सीनेसेंस की ओर बढ़ता है उस समय ही हम लोग कहते हैं कि फ्रूट जो क्या हुआ, पूरी तरह से फुल्ली राइपन हो गए, पूरी तरह से वो मैच्योर हो गया। इसके बाद देखा गया है कि ये कुछ प्लांट्स में भी कि ये लैटरल ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है। हालांकि हम लोग इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स मान रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांटेड में ऐसा देखने को मिला है, खास करके लोअर प्लांट में, कि ये लैटरल ग्रोथ में सपोर्ट करता है। फिर है कि ये फीमेल सेक्स एक्सप्रेशन को भी डेवलप करने में मदद करता है, खास करके क्यूकरबिट्स में, कुकुम्बर में, या और जितने भी क्यूकरबिटेसी फैमिलीज के मेंबर्स आ रहे हैं इन सबों में देखा जाता है कि फीमेल सेक्स एक्सप्रेशन को ये शो करता है। बहुत अधिक मात्रा में देखा जा रहा है कि गाइनेशियम या पिस्टिल्स का फॉर्मेशन कर पाता है ये। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। ये इथिलीन हमारा क्या कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, रोक देता है। तो ये भी जहाँ पर भी प्रिवेंट कर रहा है, ये एक इनहिबिटर हार्मोन का फॉर्मेशन है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। और देखा गया कि ये कुछ मायने में एग्रीकल्चर में लीफ एब्सिशन में हेल्प कर रहा है, फ्रूट राइपनिंग में तो हेल्प कर ही रहा था, फ्लावर इंडक्शन में भी ये सपोर्ट करता है, कन्वर्सन ऑफ फ्लावर सेक्स एक्सप्रेशन, ये भी चेंजेस में, ये अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सेक्स एक्सप्रेशन को, खास करके फीमेल सेक्स एक्सप्रेशन को शो करता है ना। जर्मिनेशन इन्हांसमेंट में भी ये हेल्प कर रहा है। फिर शॉर्टर प्लांट्स देखा जा रहा है कि प्लांट के ग्रोथ को चेक कर रहा है, रोक रहा है। नतीजतन क्या हो रहा है कि प्लांट की हाइट जो है वो शॉर्ट कर जा रही है, ड्वार्फ हो जा रही है, ये है ना। इसके बाद इंक्रीज इन रबर कंटेंट इन प्लांटेशन। तो रबर कंटेंट खास करके देखा जाता है वैसे पौधे में जहाँ पे भी कि लैटेक्स या गम का फॉर्मेशन अधिक होता है, जैसे नीम है, मोरिंगा है, या फिर फाइकस है, बरगद वगैरह के प्लांट में देखा जा रहा है, या हैविया ब्राजिलियंसिस रबर प्लांट में भी देखा गया कि ये रबर कंटेंट को ये बढ़ाता है, मदद करता है उसके इंक्रीजमेंट में। तो ये चीज़ें आ जाती हैं इथिलीन। इसके बाद हम लोगों का एक और है हार्मोन, वो है एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड। ये भी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ABA एब्सिसिक एसिड और इथिलीन यही दोनों ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। यहाँ पे एब्सिसिक एसिड देखा जा रहा है कि प्लांट के ग्रोथ को स्टॉप कर दे रहा है। खास करके देखा जा रहा है कि ये सीड डॉर्मेंसी को इनहिबिट करता है, सीड डॉर्मेंसी जो है उसको प्रोमोट कर दे रहा है। प्रोमोट करने की वजह से देखा जा रहा है कि सीड का जर्मिनेशन चेक कर गया, इनहिबिट कर जाती हैं। दूसरी चीज़ें आ जाती हैं कि
ये खास करके जो एपिकल पार्ट्स होते हैं प्लांट का, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मौजूद हमारा साइटोकाइनिन है, उस साइटोकाइनिन को ऑलरेडी ये देखा जाता है कि उसको इनएक्टिव करने में सपोर्ट करता है। तो देखा जा रहा है कि जैसे ही साइटोकाइनिन को इनएक्टिवेट करता है ये एफसीसिक एसिड, वहाँ पे ग्रोथ का जो रेट है वो स्लो कर जाता है, सीनेसेंस सेटअप करता है। तो ये चीज़ें भी एफसीसिक एसिड के रोल्स में माना गया है। इसके बाद फिर है कि एफसीसिक एसिड में देखा गया कि एक साइंटिस्ट है वेयरिंग, है ना, वेयरिंग है, गार्डनर है, एलार्ड है, इन सबों ने मिलकर के इसकी डिस्कवरी की थी। अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। तो ये चीज़ें हैं इसके डिस्कवरर में। आइसोलेशन खास करके देखा गया है कि ये सर स्यूडोप्लाटेनस में इसका आइसोलेशन किया गया था, और आइसोलेशन के दौरान ऐसा भी देखा गया कि यहाँ पे भी देखा गया कि डार्विन स्टेज को ये सेटअप करता है। फिर इसके बाद केमिकली ऐसा देखा गया इसमें कि जो कंपाउंड हैं वो एफसीसिक एसिड में बहुत ही कॉमन वे में एब्सिशन को सपोर्ट कर देता है। ये है रोल, एफसीसिक एसिड का रोल देखा गया बड डॉर्मेंसी में होती हैं। बड डॉर्मेंसी यानी जब भी फ्लावर का बड बनता है, लीफ का बड बनता है, एक्जिलरी बड बनती है, ऑलरेडी इसको वो डॉर्मेंट करता है, सुषुप्त अवस्था में डाल देता है, इनएक्टिव फेज में डाल देता है। ये चीज़ें आती हैं। सीड जर्मिनेशन में देखा गया है कि ये सीड जर्मिनेशन को भी चेक करता है, फ्रूट डेवलपमेंट को चेक करता है, और सीनेसेंस सेटअप करता है, फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन को भी ये सेटअप करता है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि एफसीसिक एसिड जो है वो ऑलरेडी देखा जा रहा है कि रोल जो ग्रोथ है प्लांट का उसको ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। तो ये चीज़ें चेक करने में इसका मेन मोटो आती हैं। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे होती है? एक कॉमन सी बात आती है कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं तो डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कि एक सीड है, सीड जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद ये सीड उसमें देखा जाता है रेडिकल का फॉर्मेशन होती है, प्लीम्यूल का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल डेवलप करके रूट बनाती है, प्लीम्यूल डेवलप करके शूट बनाते हैं, यानी उसमें मिलाकर कि एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अब इस प्लांट के फॉर्मेशन होने में क्या हुआ कि जर्मिनेशन पॉइंट में देखा जा रहा था मेरिस्टेमेटिक जोन में कि सेल डिवीजन हो गई, सेल डिवीजन के बाद सेल इलोंगेशन हुआ, यहाँ पर सेल इलोंगेशन के बाद फिर देखा जा रहा है सेल डिफ्रेंशिएशन होती हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन होने के बाद देखा जाता है कि मैच्योरेशन होता है, और जैसे ही सेल मैच्योर करता है धीरे 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 सीनेसेंस फेज की ओर बढ़ता है और अल्टीमेटली डेथ कर जाती है। तो एक जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल की बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट में टर्म्स में, तो सबसे पहले हम लोग जर्मिनेशन की बात करते हैं। तो जर्मिनेशन को हम लोग ऐसे अगर डिफाइन करें कि सीड को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आने की प्रक्रिया ही जर्मिनेशन कहलाती है। अगर हिंदी में हम लोग इसको देखते हैं तो डेफिनेशन में कहते हैं कि बीज को सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आने की क्रिया को अंकुरन या जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है, और ऑलरेडी देखा जा रहा है कि एक साइकिल फॉर्म में जर्मिनेशन से होकर के सीनेसेंस तक सेटलमेंट आती हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा था मेरिस्टेमेटिक सेल है, यहाँ पे प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती हैं, ग्रोथ होने के बाद सेल का इलोंगेशन हुआ, मैच्योरेशन हुई, और एक मैच्योर सेल जो है सीनेसेंस की ओर सेटअप करता है, और फाइनली सेल की डेथ हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को जर्मिनेशन में देखा को मिला था। अब है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन हम लोग अभी अभी देखे थे कि किस तरह से सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल है। सीड जर्मिनेशन अभी हम लोगों ने देखा था कि सीड को इनएक्टिव फॉर्म से किस में आया, एक्टिव फॉर्म में आ गई। ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आने की क्रिया ही
कहलाती है जर्मिनेशन। किस चीज़ का? तो सीड का। सीड जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, अब ये एक तरफ एक्टिव फॉर्म में आ गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जर्मिनेशन पॉसिबल हो जा रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सीड जर्मिनेशन। अब मान लीजिए कि हमारा कोई एक सीड है, ग्राम सीड लेते हैं। अब ये ग्राम सीड पानी में डालकर छोड़ दे, इस तरह से डेवलप करेगा रेड किल, फिर डेवलप करेगा रेड किल और प्लीम्यूल। हम लोग आगे भी देख चुके हैं इस चीज़ को, रेड किल और प्लीम्यूल ये डेवलप करेंगे। तो इस तरह से सीड जर्मिनेशन होती हैं। अब इस सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं इसके लिए। लेकिन इस सीड जर्मिनेशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका टाइप, सीड जर्मिनेशन की टाइप। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, टाइप्स इसके, इसमें सबसे पहला टाइप्स है ईपीजीएल, ईपीजीएल जर्मिनेशन, ईपीजीएल जर्मिनेशन। और दूसरा है हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन। और तीसरी है विविपेरस जर्मिनेशन। ये तीन प्रोसेस हैं, ईपीजीएल, हाइपोजियल और विविपेरस। देखिए नाम से ही जैसा लग रहा है, ईपी दैट मीन्स एबव और जीएल मीन्स सॉइल, दैट मीन्स कि सीड कम्स एबव द सॉइल आफ्टर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद या जर्मिनेशन के दौरान, ड्यूरिंग जर्मिनेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, कि जर्मिनेशन के दौरान सीड या कॉटिलेडन्स ये सॉइल के ऊपर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस टाइप की जर्मिनेशन को कहते हैं ईपीजीएल जर्मिनेशन। फिर यहाँ है हाइपो, हाइपो मीन्स बिलो और जीएल मीन्स सॉइल, यानी ड्यूरिंग जर्मिनेशन हाइपो यानी कि कॉटिलेडन्स या सीड रिमेन्स बिलो सॉइल, सॉइल के नीचे रह जाए तो इस तरह के जर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। और तीसरी है विविपेरस जर्मिनेशन। ये इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा जियोलॉजी से जोड़ करके देखें तो हम लोग कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, विविपेरस होते हैं या ओवोविविपेरस होते हैं। ओविपेरस दैट मीन्स अंडे देने वाली, विविपेरस बच्चे जन्म देने वाले, और ओवोविविपेरस यानी कि अंडे और बच्चे के बीच का स्टेज यानी कि लार्वा, तो उस लार्वा को जन्म देने वाली। यहाँ पे विविपेरस टर्म इसीलिए हम लोगों ने यूज किया है कि ये बच्चे जन्म देने वाले हैं। यहाँ पर कि जर्मिनेशन जो होती है वो डायरेक्ट सीड जो फ्रूट में मौजूद होता है उसी फ्रूट में जर्मिनेट कर जाता है, इसलिए इसको टर्म दिया गया है विविपेरस। थोड़ा सा हम लोग फिगर से देखते हैं ईपीजीएल और हाइपोजियल जर्मिनेशन को, आसानी से समझ में आएगी। ये हम लोगों का है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इस हाइपोजियल जर्मिनेशन में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने नाम से देखा था, हाइपो मीन्स बिलो और जीएल मीन्स सॉइल। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सीड है, सीड जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद इसके जो कॉटिलेडन्स हैं वो देखे जा रहे हैं कि ये हाइपोजियल का पोर्शन है, ये ईपीजीएल का पोर्शन है। हाइपोजियल मीन्स, हाइपो में सही बताया कि बिलो और जीएल मीन्स सॉइल, यानी कि सीड जर्मिनेशन करने के बाद भी सॉइल के नीचे ही रह गए। सीड या सीड के कॉटिलेडन्स जो हैं आफ्टर जर्मिनेशन ये क्या हुए, सॉइल के नीचे ही रह गए, इसलिए इसका नाम दिया गया हाइपोजियल। खास करके देखा गया, एग्जाम्पल भी दिया गया है पी प्लांट में। पी प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है, या फिर ग्राम में भी देखने को मिल रहा है। तो मुख्य रूप से इस तरह के केसेस आते हैं, मोनोकॉट में बहुत ज़्यादा देखने को ये मिलते हैं कि जर्मिनेशन के बाद सीड या कॉटिलेडन जो है वो सॉइल के नीचे रह जाते हैं। तो इस तरह के जर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोजियल। दूसरी तरफ है ईपीजीएल, ईपी दैट मीन्स एबव और जीएल मीन्स सॉइल। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जर्मिनेशन, ये सीड है, जर्मिनेशन के बाद देखा गया कि कॉटिलेडन कहाँ चला गया, सॉइल के ऊपर चला गया। यहाँ देखिए ये कॉटिलेडन सॉइल के ऊपर आ गई, यहाँ कॉटिलेडन के ऊपर, सॉइल के ऊपर आ गई कॉटिलेडन।
इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ईपीजीएल कि जर्मिनेशन के बाद जो कोटिलेडन है वो सॉइल के ऊपर चली जाए, तो इस तरह के जर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं ईपीजीएल। तो यही दोनों चीज़ें थी, ईपीजीएल और हाइपोजीएल। तीसरी चीज़ें हम लोगों ने कहा था विविपेरस जर्मिनेशन। इस विविपेरस को हम लोग फिर से एक बार फिगर से देखें, यहाँ देखें बोर्ड पे थोड़ा सा देखें किस तरह से विविपेरस जर्मिनेशन होता है। इस तरह के जर्मिनेशन खास करके सीशोर एरिया में, सीशोर एरिया में समुद्र के किनारे जो पौधे होते हैं उसमें देखा गया है कि विविपेरस जर्मिनेशन मिलती हैं। विविपेरस जर्मिनेशन, विविपेरस जर्मिनेशन, ये एग्जाम्पल आपका राइजोफोरा मिलेगा, एविसेनिया, ये सब प्लांट हैं जो कि सीशोर एरिया में मिलते हैं, इसमें मिलता है। इसमें देखा गया है क्या कि इस तरह के जो ये कहलाते हैं हैलोफाइट्स, इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं हैलोफाइट्स, यानी कि साल्टी सेलाइन सॉइल, क्या कहलाए, साल्टी सेलाइन सॉइल, यहाँ पे देखा गया है। इसमें देखा गया क्या, जैसे मान लिया जाए कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट में देखा गया कि ये ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स है मान लिया जाए, और इस फ्रूट के अंदर जो सीड है, इस सीड ऑलरेडी फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाए, यहीं पे जर्मिनेट कर जाता है। फ्रूट के अंदर जो सीड है यहीं पे सीड जर्मिनेट कर जा रहा है। तो इस तरह के जर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। ऐसा रीजन क्यों ऐसा हुआ, इस तरह का होने का रीजन क्या है, तो देखा गया कि सॉइल जो है, अगर ये सीड सॉइल पे आती है, ज़मीन पे अगर आती हैं, तो सॉइल में देखा जा रहा है कि सॉल्ट का कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम सॉल्ट का कंडीशन है, और मैक्सिमम सॉल्ट कंडीशन होने की वजह से या वहाँ पर जो वाटर हैं वो भी सेलाइन नेचर का है, वहाँ पे भी सॉल्ट का ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ज़्यादातर साल्ट की मात्रा होने की वजह से ऑलरेडी देखा जाता है कि ये सीड में जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। इसलिए इस तरह के प्लांट में सीड फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाते हैं, और इस तरह के जर्मिनेशन के लिए टर्म दी जा रही है विविपेरस जर्मिनेशन। तो ये चीज़ें आ जाती हैं विविपेरस जर्मिनेशन। अब इस विविपेरस जर्मिनेशन के लिए ज़रूरत है हम लोगों को, या पूरे जर्मिनेशन के लिए ज़रूरत है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फैक्टर्स में हमारा आ रहा है एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में वाटर है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन या एरेशन है, लाइट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इंटरनल फैक्टर्स में सीड वाइटलिटी और सीड वायबिलिटी। सीड वाइटलिटी देखा जा रहा है, उसकी जैविक क्षमता, और वायबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता, दोनों निर्भर करती हैं। जीनोटाइप हैं, सीड मैचुरेशन और सीड डॉर्मेंसी, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती हैं। अब है कि किस तरह से ये सीड जो है वो हेल्प कर रहा है जर्मिनेशन में। इसके लिए देखिए एक टर्म आ रही है हम लोगों का रिक्वायरमेंट फैक्टर्स में, लाइट, जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक टर्म यूज किया है फाइटोक्रोम। ऑलरेडी ये है क्या फाइटोक्रोम, तो देखा जा रहा है कि ये एक पिगमेंट है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, और ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। ये ऑलरेडी रेड लाइट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये एक यूँ कहा जाए कि प्रोटीनेशियस फैक्टर है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, जो कि लाइट को इंटर कन्वर्सन में हेल्प करता है। कुल मिलाकर यूँ कहा जाए कि फाइटोक्रोम जो है ये पिगमेंट क्लोरोफिल को चेंज करता है, कलर चेंज करने में भी मदद करता है। ब्लू ग्रीन कलर का ये होती है ऑलरेडी फाइटोक्रोम, और ये लाइट के इंटर कन्वर्सन में हेल्प करता है। लाइट के इंटर कन्वर्सन में क्या होती है, हम लोगों के पास दो तरह की लाइटें आ रही हैं। एक आपका आ रहा है PR, जिसको हम लोग
रेड लाइट के नाम से जान रहे हैं, दूसरे को PFR फाइटोक्रोम रेड लाइट की। इसको हम लोग बोर्ड पे थोड़ा सा देखें। आ रही है हम लोगों के पास फाइटोक्रोम। अभी अभी हम लोगों ने कहा कि ये एक पिगमेंट है। किस तरह का कलर होता है, तो ब्लू ग्रीन इसकी कलर होती हैं। लाइट सेंसिटिव नेचर का है। रेड लाइट को ये ऑलरेडी अट्रैक्ट करता है और ये इंटर कन्वर्सन में हेल्प करता है। इंटर कन्वर्सन में हम लोगों के पास देखिए दो तरह के लाइट हैं। एक हम लोग लिख रहे हैं PR रेड लाइट, PR रेड लाइट है, और देखा जा रहा है कि ये इनएक्टिव फॉर्म्स है लाइट का, इनएक्टिव फॉर्म्स है, और इसको हम लोग शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। 680 nm ऑफ लाइट, 680 nm ऑफ लाइट इसको हम लोग बोलते हैं। अब बात ये आ रही है कि ये जो रेड लाइट है इनएक्टिव फॉर्म है, दूसरे तरफ PFR फार रेड के नाम से जानते हैं। अब P क्या है? P जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं बार बार, तो ये P का मतलब सीधा सीधी फोटॉन, जिसको हम लोग यूनिट ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं, या कहीं कहीं पे इसके लिए टर्म क्वांटा भी यूज किया जा रहा है। बीम ऑफ लाइट, अ पेंसिल ऑफ लाइट, तो दैट इज फोटॉन, और इसको क्वांटा भी वर्ड यूज करते हैं। तो ये फोटॉन यानी P, और दूसरी तरफ है रेड, R फॉर रेड, और FR फॉर फार रेड। ये फार रेड लाइट इंडिकेट करता है, फार रेड लाइट आ जाती हैं। तो ये एक्टिव फॉर्म है लाइट का, एक्टिव फॉर्म से, ये एक्टिव फॉर्म से। तो जब हम लोग कन्वर्सन इसका देखेंगे तो देखते हैं कि ये 750 nm लाइट को इंडिकेट करता है। हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है, हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट, हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस तरह से ये इंटर कन्वर्सन करता है। कन्वर्सन में हम लोग अगर देखते हैं इसका दोनों का, तो ऐसे कर दे, एक तरफ से PR लाइट लगा दें, एक्टिव फॉर्म दे देते हैं। दूसरे तरफ हम लोग अगर आते हैं PFR दे देते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म है लाइट, सॉरी दैट इज इनएक्टिव, यूनिट ऑफ एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म ऑफ लाइट है। ये चीज़ें इधर अगर हम लोग देखते हैं कि PR से PFR की ओर जा रहे हैं, बीच में हमारा क्या बनता है? लाइट, है ना। तो एक तरफ अगर जैसे ही PR से PFR की ओर जा रहे हैं, देखा जाएगा कि सीड जर्मिनेशन जो है वो सेट नहीं कर पाता है। यहाँ पे हमारा लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट है, यहाँ पे हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट है। 680 nm ऑफ लाइट जाएंगी, यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग 750 nm ऑफ लाइट लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, हायर वेवलेंथ और ये लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो इस तरह से अगर लाइट सेटअप की ओर जाएंगे तो देखा जा रहा है कि जर्मिनेशन जो है वो सेट करता है। जर्मिनेशन सेट करने के लिए अगर P रेड लाइट लेते हैं, ऑलरेडी जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन
पॉसिबल लिख देते हैं प्लस जर्मिनेशन। लेकिन पी आर के साथ अगर पी एफ आर जोड़ दें, जैसे ही पी आर के साथ पी एफ आर हो गया, देखिए ये शॉर्टर वेवलेंथ है और ये हायर वेवलेंथ है, दोनों जुट गया, नो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर पी आर के साथ पी एफ आर है, फिर पी आर जोड़ देते हैं, रेड लाइट को और ऐड करें, फिर जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन टेक्स प्लेस, जर्मिनेशन टेक्स प्लेस, ये जर्मिनेशन होगा, है ना। लेकिन अगर और हम लोग पी एफ आर को ऐड करें, बढ़ा दें अगर इसको, रेड लाइट, फिर लगा दिया फार रेड लाइट, फिर रेड लाइट लगा दिए, फिर फार रेड लाइट लगा दिया, अब देखिए जर्मिनेशन स्टॉप कर जाएगा, नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेशन। तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखा रहा है कि शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट है हमारा, जर्मिनेशन होता है। लेकिन इसके साथ साथ देखा गया कि जब हम लोग हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट लगा देते हैं, जर्मिनेशन रुक जाती है। अब यहाँ पे देखिए दो रेड लाइट लगा दिया है ना, हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट है, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो बार ये 650 nm है लाइट की, और ये दो टाइम लगा क्या 680 nm, यहाँ भी 680 nm लगा दिया, तब देखा गया कि जर्मिनेशन है। लेकिन यहाँ दोनों को बराबर बराबर लगा दिया तो पॉसिबिलिटी देखी गई है कि फार रेड का ज़्यादा आ गया तो जर्मिनेशन नहीं होता है। तो इस तरह से जर्मिनेशन का सेटअप चेंजेज होते रहती हैं। अब है कि ये रेड लाइट और फार रेड लाइट हम लोग देखते हैं जनरली कि जो विजिबल लाइट होती हैं, विजिबल लाइट में 600 या 4000 से 7000 nm ऑफ लाइट, 4000 से देखा गया है कि 7000 nm ऑफ लाइट तक ही ये विजिबल होती हैं। ये भी एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट हम लोग देखते हैं तो 3867 nm से ये चलता है, 600 यहाँ पे 80 इस तरह से। तो ये हम लोग रफली मान करके चलते हैं कि ये लाइट है जो हमारा विजिबल होता है। आगे हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जहाँ पे अलग अलग सीरीज आ जाती हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट और क्वांट सीरीज, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से याद रखते हैं, से LBP 2BP, यानी कि पहले लो ब्लड प्रेशर आती है तब हाई ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब ही हाई ब्लड प्रेशर से लिखते हैं। तो LBP देन BP, तो हम लोग इसको LBP ऐसे याद रखते हैं कि L फॉर लोअर, लाइमन बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट और क्वांट, ये अलग अलग 5 सीरीज हैं। इसमें हम लोगों का देखा गया है कि ये लाइमन सीरीज जो है, ये लाइमन जो है ऑलरेडी अल्ट्रा वायलेट लाइट को इंडिकेट करता है। बामर सीरीज ये विजिबल है, विजिबल है। पास्चन, ये पास्चन सीरीज जो है दैट इज रेड, यही रेड लाइट है। अब ये दोनों ब्रैकेट और फंड ऐसे लिखते हैं PF इवेंडी। तो ये हमारा इंफ्रारेड है, एक नियर इंफ्रा, नियर इंफ्रारेड, और ये कहलाता है फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। तो इस तरह से हमारा ये लाइट है। ये चीज़ें हम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलेगा डिटेल्स रूप में। हम लोगों को सिर्फ मतलब था रेड लाइट से, जो कि ऑलरेडी जर्मिनेशन के लिए पॉसिबल्स हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको फिगर से देख लें। ऑलरेडी ये फिगर हम लोगों का यहाँ पर है, जो कि एक PR शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट है, इनएक्टिव फॉर्म से है, और ये PFR जो कि एक्टिव फॉर्म से। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 680 nm लिया, 660 nm दिया हुआ है, और ये 730 दिया हुआ है। तो ये वेरिएबल है, 680, 660 to 680 वेरिएबल्स हैं, 730 to 750 वेरिएबल्स हैं। तो ये चीज़ें जो है ऑलरेडी देखा गया है कि ये रेड, देखिए RL रेड लाइट इंडिकेट कर रहा है, FRL फार रेड लाइट इंडिकेट कर रहा है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में गया, और जैसे ही एक्टिव फॉर्म में जाता है देखा गया कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया संभव हुई। फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब ही होता है कि यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल
हो रही है, अगर सीड है तो सीड में जर्मिनेशन संभव है। हम लोगों ने यहाँ देखा कि किस तरह से जर्मिनेट किया है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जब हम लोग लगाते हैं रेड लाइट तो यहाँ जर्मिनेशन पॉसिबल है, रेड और फार रेड लग गई, जर्मिनेशन संभव नहीं है। फिर यहाँ पर डबल रेड लाइट लगाया, जर्मिनेशन हो गई। यहाँ दोनों को डबल किया, जर्मिनेशन रुक गया। फिर यहाँ देखिए लास्ट केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि रेड लाइट जो है वो ट्रिपल टाइम लगा दिया, डबल टाइम फार रेड लगा हुआ है। यहाँ पर अभी भी रेड लाइट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा है, जर्मिनेशन हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस तरह से जर्मिनेशन होती है और हमारा ये लाइट फैक्टर जो है किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से देखा गया है कि जर्मिनेशन होता है और इस जर्मिनेशन में हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल हार्मोन्स का था वो हार्मोन रोल प्ले कर रहा है। जर्मिनेशन में लाइट का रोल पॉसिबिलिटीज़ हैं। और भी इस चैप्टर में आगे हम लोगों को जानना है कि किस तरह से फ्लावर इफेक्ट करता है, लाइट पर फ्लावरिंग का क्या इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग फोटोपीरियोडिज्म के नाम से जानेंगे। वर्नलाइजेशन पढ़नी है, सीनेसेंस पढ़ना है और मूवमेंट भी पढ़नी है कि किस तरह से प्लांट में मूवमेंट होता है। तो ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं। इसके बाद है बच्चों, अगर किसी तरह की आपके पास कोई क्वेरी है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी गया गाइडेंस की टीम पूरी तरह से आपके क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर है। थैंक यू।